Friends, welcome to my channel. So in today's session we are going to discuss our AVM unit number 27 which is based on compliance audit. तो आज दोस्तों हम लोग कंप्लायंस ऑडिट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ज़रा देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक हमें समझना है इस चैप्टर में। हम लोग सबसे पहले रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट को समझेंगे, रिस्क बेस्ड इंटरनल इंस्पेक्शन को समझेंगे, इसका क्या रोल है। उसके बाद दोस्तों हम लोग रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को समझेंगे, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है और मॉनिटरिंग कंप्लायंस क्या होता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट को समझेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, और दोस्तों हमारा जो सेबी का लिस्टिंग रेगुलेशन है उसके अंदर क्या क्या डिस्क्लोजर किया जाता है, ये सभी को डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को। सबसे पहले दोस्तों देखिए कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर हैं उनको जानकारी चाहिए किसी बैंक के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, बैंक के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, चाहे आप लिक्विडिटी हो, सॉल्वेंसी हो, या जो आपका एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड रिस्क हो। इसकी जानकारी किसे चाहिए? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं, राइट। तो उनको पता होना चाहिए कि बैंक का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बैंक का परफॉर्मेंस क्या है, बैंक की लिक्विडिटी, बैंक की सॉल्वेंसी, रिस्क जो उनके एसेट एंड लायबिलिटी से रिलेटेड है वो कैसे है। तो दोस्तों ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नोट्स है वो प्रोवाइड करता है यूजफुल इन्फॉर्मेशन ताकि एक्सप्लेन कर सकें और कुछ सर्टेन आइटम को डॉक्यूमेंट कर सकें। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे आइटम होंगे जिनका इफेक्ट होगा बैंक के फाइनेंशियल पोजीशन पे और परफॉर्मेंस पे। मार्केट डिसिप्लिन बैंकिंग सेक्टर में तभी काम करता है जब मार्केट पार्टिसिपेंट के पास टाइमली और रिलायबल इन्फॉर्मेशन हो। मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्या क्या चीज़ देखने वाले हैं, राइट। तो मार्केट डिसिप्लिन किसी बैंकिंग सेक्टर में तभी काम करता है दोस्तों जब मार्केट पार्टिसिपेंट के पास टाइमली और रिलायबल इन्फॉर्मेशन का एक्सेस हो। दोस्तों मार्केट डिसिप्लिन को इनेबल करना बहुत ही बेनिफिशियल है और ये एक बेसल 2 फ्रेमवर्क का पिलर के रूप में काम करता है। आप जानते होंगे दोस्तों बेसल 2 का एक पिलर है मार्केट डिसिप्लिन, राइट। तो बेसल 2 का जो पिलर है वो है मार्केट डिसिप्लिन। बेसल 2 का जो कैपिटल एडिक्वेसी का फ्रेमवर्क है उसका एक पिलर है। दोस्तों जो हमारे लिस्टेड बैंक्स होते हैं इनका जो डिस्क्लोजर्स होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी के कारण बहुत ही ज़रूरी है ताकि इनका जो डिस्क्लोजर है वो ट्रांसपेरेंट रहे, ताकि जो हमारे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट हो सके, ठीक है। और यहाँ पे स्टॉक होल्डर्स जो होते हैं, जो डिपॉजिटर्स होते हैं, वो कौन होते हैं दोस्तों? दे आर स्टेक होल्डर्स, राइट। So friends, so this clearly show the importance of disclosure, this clearly show the importance of transparency। और ये दोस्तों आपको बता रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत यूजर्स को क्यों पड़ती है, राइट। क्यों, वाई दे डू नीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद दोस्तों बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, कंपनीज रूल, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आरबीआई गाइडलाइन फॉर डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और आरबीआई गाइडलाइंस जो है बेसल 3 रिक्वायरमेंट का, ये सभी चीज़ बताता है कि बैंकों को डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत क्यों है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग आगे पॉइंट को देखते हैं। आरबीआई ने एडवाइस किया है कि सिग्निफिकेंट अकाउंट पॉलिसी का समरी एडवाइस किया है और नोट्स टू अकाउंट जिसको हम स्केड्यूल 17 के अंदर शो किया जाएगा और स्केड्यूल 18 के अंदर शो किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा सिग्निफिकेंट अकाउंट पॉलिसीज़ है इसका समरी स्केड्यूल 17 के अंदर और नोट्स टू अकाउंट का समरी हमारा स्केड्यूल 18 के अंदर शो किया जाएगा ताकि बैंकों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूनिफॉर्मिटी हो। तो दोस्तों बेसिक सा फंडा है स्टॉक होल्डर प्लस डिपॉजिटर इज इक्वल टू स्टेक होल्डर्स, और ये इक्वालिटी सब कुछ बता रहा है दोस्तों। So friends, before continuing the lesson, let me talk about our CIB 2023 paid program. So basically यदि आपको क्विक रिविजन नोट्स, शॉर्ट नोट्स, प्रॉपर 150 से 200 MCQs पर यूनिट वाइज और साथ ही साथ दोस्तों मॉक टेस्ट आपको चाहिए तो आप हमारे पेड प्लान का हिस्सा हो सकते हैं। सो वी आर प्रोवाइडिंग कोर्सेज ऑफ ऑल द 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग इलेक्टिव पेपर HRM एंड दोस्तों आपको एक प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी है प्रॉपर गाइडेंस के साथ, सो दैट श्योर शॉर्ट यू विल क्लियर योर एग्जामिनेशन बिकॉज वट एवर क्वेश्चन वी आर फ्रेमिंग फ्रॉम ईच एंड एवरी लाइन ऑफ मैकमिलन बुक। और दोस्तों देखा गया है कि पिछले साल मैकमिलन बुक के से ही अंदर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो दैट इज़ वाई वी आर फ्रेमिंग क्वेश्चन फ्रॉम ईच एंड एवरी लाइन। यदि आप उस MCQ का जो PDF है जो मैं अपने पेड मेंबर को प्रोवाइड करता हूँ, यदि आप उसे 2-3 बार रिवाइज करें, क्योंकि हर एक यूनिट का 150 से 200 MCQ है और टोटल दोस्तों एक सब्जेक्ट में 32 यूनिट है, तो आपके पास समझ सकते हैं कि 6000 MCQ होगा। सो दैट इज़ मोर देन एनफ, सवाल उसी से ही पूछे जाएंगे। यदि आप उसी MCQ को 1-2 बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपका निश्चित है कि CIB में 50+ आना निश्चित है। तो दोस्तों यदि आप इस प्लान के बारे में डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स बेसिक हमारा इक्वेशन क्या है? बेसिक इक्वेशन है स्टॉक होल्डर प्लस डिपॉजिटर इज इक्वल टू स्टेक होल्डर। ओके, दिस इज द बेसिक इक्वेशन। और आरबीआई ने एडवाइस किया है कि सिग्निफिकेंट अकाउंट पॉलिसी का समरी और वो स्केड्यूल 17 में, और दोस्तों नोट्स टू अकाउंट को स्केड्यूल 18 में ये शो करना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट और इंस्पेक्शन का क्या रोल है।
तो इसे कहा जाता है RBIA। RBIA मतलब क्या होता है, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। तो बेसिकली ये एक मेथड होता है जो कि लिंक करता है इंटरनल ऑडिट को एक ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क से। सो व्हाट इज़ RBI? देखिए, एक तरफ है हमारा इंटरनल ऑडिट और एक तरफ है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो दोनों को लिंक कौन करता है? RBI लिंक करता है। So RBI link two things. First thing is internal auditing and the second thing is organization overall risk management framework. So these two things are linked by risk management, risk based internal audit. दोस्तों RBI का एक और एडवांटेज है कि वो इंटरनल ऑडिट को हेल्प करता है कि वो बोर्ड को एश्योरेंस दे। देखिए, एक तरफ हमारा इंटरनल ऑडिट है और एक तरफ है दोस्तों हमारा ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। दोनों को लिंक करता है कौन? RBI अलाउ करता है इंटरनल ऑडिट को कि वो बोर्ड को एश्योरेंस दे कि जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है वो रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज कर रहा है रिस्क एपेटाइट के रिलेशन में। RBI दोस्तों ऑडिटिंग के बारे में नहीं है, लेकिन ये है कि ऑडिटिंग द मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, यानी रिस्क का मैनेजमेंट को ऑडिट करना, ये होता है हमारा RBI। ठीक है, तो RBI हमारे रिस्क मैनेजमेंट को और ऑडिटिंग को लिंकिंग का काम करता है। RBI दोस्तों प्रोसेसेस पे फोकस करता है जो कि मैनेजमेंट टीम अप्लाई करती है। ठीक है, जब भी मैनेजमेंट टीम इंडिविजुअल रिस्क को रिस्पॉन्ड करेगी, एसेस करेगी, मॉनिटर करेगी और इस पर रिपोर्ट बनाएगी, तो दोस्तों यहाँ पे RBI जो प्रोसेस अप्लाई किया जाता है मैनेजमेंट टीम के द्वारा, मैनेजमेंट टीम जब भी जो भी प्रोसेस अप्लाई करती है ताकि इंडिविजुअल रिस्क को रिस्पॉन्ड कर सके, एसेस कर सके, मॉनिटर कर सके, रिपोर्ट कर सके, तो RBI उन सभी प्रोसेस पे फोकस्ड होता है। ठीक है, मैनेजमेंट टीम के द्वारा अप्लाई किया गया हर एक वो प्रोसेस जो कि रिस्क से रिस्पॉन्ड हो, एसेसिंग रिस्क को एसेस करना, मॉनिटर करना, वो सभी प्रोसेस पे RBI क्या करता है? फोकस करता है। दोस्तों बैंकों को ज़रूरत होती है कि वो RBI अप्रोच को अप्लाई करे इन लाइन विद RBI रिक्वायरमेंट फॉर कंडक्टिंग ऑडिट। तो बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू, बैंकों को RBI अप्रोच को अडॉप्ट करना है। ठीक है, ताकि जो RBI की रिक्वायरमेंट है ऑडिट कंडक्ट करने की, उसके लाइन में बैंकों को क्या करना है? RBI अप्रोच को अडॉप्ट करना है। तो फ्रेंड्स, बैंकों को RBI अप्रोच को अडॉप्ट करना है एज़ पर RBI रिक्वायरमेंट फॉर कंडक्टिंग ऑडिट, यानी RBI की रिक्वायरमेंट है कि ऑडिट कंडक्ट करना है, तो उसके लिए बैंकों को RBI अप्रोच को अडॉप्ट करना है। और RBI मैंने आपको बताया लिंकिंग का काम करता है इंटरनल ऑडिट के बीच में और रिस्क मैनेजमेंट के बीच में। दोस्तों इंटरनल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी हमारा इंटरनल कंट्रोल इन्वायरमेंट है उससे एग्जामिन करना, उसके अंदर दोस्तों सिस्टम आता है, प्रोसीड्यूर आता है, गवर्नेंस आता है, और दोस्तों एश्योरेंस प्रोवाइड करना कि ये एडिक्वेट है, ये जो भी हम इंटरनल कंट्रोल इन्वायरमेंट हमारा है वो एडिक्वेट है रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। तो यही होता है हमारा इंटरनल ऑडिट का मेन काम कि हम हर एक कंट्रोल इन्वायरमेंट को देखते हैं, सिस्टम को देखते हैं, प्रोसीड्यूर को देखते हैं, गवर्नेंस को देखते हैं और ये इंश्योर करते हैं, एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं कि ये एडिक्वेट है रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। दोस्तों ये देखिए, ये डायग्राम से आपको समझ में आएगा, मैं थोड़ा डायग्राम जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। तो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट कैसे होता है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे आपको इम्पैक्ट दिखेगा, एक्स एक्सिस पे आपको लाइक्लीहुड दिखेगा। देखिए यहाँ पे एक डॉटेड से ग्राफ शो किया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ग्राफ के जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे रेसिडुअल रिस्क लिखा हुआ है और ये जो डॉट है वो रिस्क एपेटाइट है, मतलब कितना रिस्क सहने की क्षमता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, RBI आपको प्रोवाइड करता है एश्योरेंस कि जो मैनेजमेंट्स का रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है, जिसे आइडेंटिफाई करना, इवैल्यूएट करना और मॉनिटर करना और ऐसे रिस्क को रिस्पॉन्ड करना, ये इफेक्टिवली दोस्तों ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, RBI आपको बताता है कि हाँ आपका जो मैनेजमेंट का रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है वो इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, तो एक तरफ रेसिडुअल रिस्क है, एक बीच में हमारा रिस्पॉन्स है और फिर उसके बाद है इनहेरेंट रिस्क। और RBI एक एश्योरेंस देता है, RBIA दोस्तों, RBI नहीं RBIA एक एश्योरेंस देता है कि जो रिस्पॉन्स है वो प्रॉपरली इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है। तो इनहेरेंट रिस्क का रिस्पॉन्स में हम रेसिडुअल रिस्क लाते हैं, मतलब हम उसे रेसिडुअल रिस्क के अंदर लाते हैं। जो हमारा रिस्क एपेटाइट है, रिस्क एपेटाइट मतलब क्या हुआ, कितना रिस्क को हमको कैपेसिटी है, रिस्क कितना रिस्क को हम लोग ये इंड्योर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिस्क एपेटाइट। तो जो भी हमारा इनहेरेंट रिस्क है उसके रिस्पॉन्स में उसे हम लोग अंदर ले आते हैं, अपने रिस्क एपेटाइट के अंदर ले आते हैं। तो ये है हमारा RBI का एडवांटेज कि यदि हमारा रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट जो होता है उससे ये होता है दोस्तों कि हमारा जो सिस्टम, हमारा जो मैनेजमेंट है उसका जो रिस्क मैनेजमेंट का इवैल्यूएशन का, आइडेंटिफिकेशन का, मॉनिटरिंग का प्रोसेस है वो इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है, ये हमें बताता है दोस्तों। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंटरनल ऑडिट की क्या गाइडलाइंस है। तो सबसे पहले इंटरनल गाइडलाइंस है वेरीफाई इफ देयर इज एनी ट्रांसग्रेशन ऑफ पावर एट डिफरेंट ऑपरेशन लेवल।
सेकेंड, एग्जामिन द वनरेबिलिटी एंड ससेप्टेबिलिटी टू फ्रॉड ऑफ द ब्रांच एक्सेस पॉइंट एंड सजेस्ट मेजर। मतलब देखिए, इंटरनल ऑडिट से आपको एग्जामिन करना है, क्या एग्जामिन करना है कि कोई ब्रांच है, राइट, वो कितना वनरेबल है फ्रॉड से, कोई एक्सेस पॉइंट है वो कितना वनरेबल है फ्रॉड से। और यदि आपने एग्जामिन कर लिया, फिर आप उसको मेज़र दीजिए, राइट। आपको खाली एग्जामिन करके छोड़ना नहीं है, आपको मेज़र देखना है, सब मेज़र सजेस्ट करना है कैसे उसको रोका जा सके। देखिए, ये हमारा इंटरनल ऑडिट का गाइडलाइंस है। इंटरनल ऑडिट आपको हेल्प करता है कि आपका जो सिस्टम है, आपका जो प्रोसीड्यूर है, उसे आप अडेयर रहें, राइट। और फिर जो भी लैप्सेस हैं उसे डिटेक्ट करके रेक्टिफाई किया जाए, जो भी इरेगुलरिटीज़ है आपके सिस्टम में उसे डिटेक्ट करके रेक्टिफाई किया जाए। इंटरनल ऑडिट आपको वेरीफाई करने में हेल्प करता है कि गाइडलाइंस से आप कितना अडेयर कर रहे हैं, गाइडलाइंस को आप कितना फॉलो कर रहे हैं, और दूसरे डायरेक्टिव जो कि आरबीआई इशू कर रही है या दूसरे जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है वो इशू कर रही है, आप उस गाइडलाइन से कितना अडेयर कर रहे हैं, ये सब आपको इंटरनल ऑडिटिंग से पता चलता है। इंटरनल ऑडिट इंश्योर करता है कि बैंक का जो गोल है, बैंक का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो, और जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोसेस हो वो इफेक्टिव हो और एफिशिएंट हो। तो दोस्तों, ये सब इंटरनल ऑडिट के गाइडलाइंस हैं, राइट। तो अभी तक हमने क्या देखा, इंटरनल ऑडिट होता क्या है, आरबीआई क्या है, ठीक है, क्या क्यों जरूरी है रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट और इंस्पेक्शन का, क्या इंपॉर्टेंस है आरबीआई का, ठीक है, आरबीआई ने क्या एडवाइस किया है। चलिए, ये सभी पॉइंट हमने अभी तक देखा। अब जरा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और देखिए, और पॉइंट देखिए कि ये आपका जो इंटरनल ऑडिट है उसकी क्या गाइडलाइंस है। इंटरनल ऑडिट इवैल्यूएट करता है, इफेक्टिवनेस बढ़ाता है रिस्क मैनेजमेंट का, रिस्क कंट्रोल का और गवर्नेंस पॉलिसी का। ये रिस्क मैनेजमेंट क्या करता है दोस्तों कि जो भी नॉन कंप्लायंस है, जो भी ब्रीचेज है, उसे कैप्चर करेगा और डायरेक्टली उसे रिपोर्ट करेगा चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को, सीसीओ को। सीसीओ के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था कि सीसीओ का क्या रोल है, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। तो सीसीओ को रिपोर्ट करेगा, सेंट्रल ऑफिस को रिपोर्ट करेगा, ठीक है, और जो रिस्क मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है उसे रिपोर्ट करेगा, जो हमारे आरओ जेडओ पे रहते हैं, जनरल ऑफिस पे रहते हैं, ठीक है, इंस्पेक्शन के समय में। अब दोस्तों, ये देखिए लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट रिस्क, यहाँ पे डायग्राम देखिए। तो जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं और जो सीनियर मैनेजमेंट होते हैं किसी फाइनेंशियल एंटिटी के, उनका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो एक सुटेबल बिजनेस स्ट्रेटजी को अप्रूव करें और ये इंश्योर करें कि हमारे पास प्रूडेंट रिस्क मैनेजमेंट है, जो कि रिस्क हमारी क्षमता के अनुसार रिस्क मैनेजमेंट हमारे पास है। कौन इंश्योर करेगा दोस्तों, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट किसी भी फाइनेंशियल एंटिटी का, उनका जिम्मेवारी होता है कि वो एक बिजनेस स्ट्रेटजी को अप्रूव करें। तो दोस्तों, जो गवर्नेंस है और जो एश्योरेंस फंक्शन है वो स्ट्रांगली एक्ट करना पड़ेगा, हैव टू एक्ट एज स्ट्रॉन्ग इंटरनल लाइन ऑफ डिफेंस। तो ये गवर्नेंस और एश्योरेंस फंक्शन को एक इंटरनल लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करना होता है। आरबीआई का फोकस है कि ये सभी इंटरनल डिफेंस को बढ़ाया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए। कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, सुपरवाइजरी इंस्ट्रक्शन को अपडेट करके। अब देखिए, यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि ये हमारा एक्सटर्नल ऑडिट है, उसके बाद हमारा सुपरवाइजर है, और यहाँ पे देखिए बोर्ड कमेटी, एमडी, सीईओ, यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं दोस्तों रिस्क टेकर यानी कि बिजनेस फंक्शन। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं दोस्तों रिस्क ओवर राइट यानी रिस्क मैनेजमेंट एंड कॉम्प्लाइंस। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं दोस्तों हमारा रिस्क एश्योरेंस, जो हमारा इंटरनल ऑडिट होता है, ठीक है। फिर किसे रिपोर्ट किया जाता है वो देखिए। तो पहला लाइन ऑफ डिफेंस है हमारा रिस्क लेना, दूसरा होता है दोस्तों रिस्क ओवर राइट, और तीसरा होता है दोस्तों हमारा रिस्क एश्योरेंस, ठीक है, जिसे इंटरनल ऑडिट कहते हैं। तो ये आपको डायग्राम शो कर रहा है कि क्या क्या लाइन ऑफ डिफेंस है अगेंस्ट रिस्क के। और यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है ना बोर्ड या बोर्ड कमेटी। और सीनियर मैनेजमेंट जो हमारे फाइनेंशियल एंटिटी के होते हैं उनका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि एक बिजनेस स्ट्रेटजी को अप्रूव करें, और हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए ताकि रिस्क बियरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली जितनी हमारी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली हमारा रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। और जो गवर्नेंस है और जो एश्योरेंस है, ठीक है, ये जो है स्ट्रॉन्ग इंटरनल लाइन ऑफ डिफेंस। आप देख सकते हैं दोस्तों एश्योरेंस कहाँ है, हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, राइट। और दोस्तों आरबीआई ने इन सभी इंटरनल डिफेंस को स्ट्रेंथन किया है ताकि सुपरवाइजरी इंस्ट्रक्शन को अपडेट करके। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंटरनल ऑडिट की क्या क्या प्रिंसिपल्स है, क्या क्या सिद्धांत है। तो जो इंटरनल ऑडिट होता है दोस्तों वो आपको इंडिपेंडेंट एश्योरेंस देता है इंटरनल कंट्रोल पे, रिस्क मैनेजमेंट पे, गवर्नेंस सिस्टम पे, ताकि बैंक के रेपुटेशन को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इंटरनल ऑडिट का क्या प्रिंसिपल है, इंटरनल ऑडिट का जो फंक्शन है वो आपको स्वतंत्र एश्योरेंस देता है, इंडिपेंडेंट एश्योरेंस देता है, किस पे, इंटरनल कंट्रोल पे, रिस्क मैनेजमेंट पे, गवर्नेंस सिस्टम पे, ताकि बैंक का रेपुटेशन को हम बचा सकें। इंटरनल ऑडिट दोस्तों इंडिपेंडेंट होना चाहिए और सफिशिएंट अथॉरिटी होना चाहिए बैंक के अंदर, ठीक है। जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज इंटरनल ऑडिटर्स का वो बहुत ज़रूरी है।
ऑब्वियस ही बात है कि आपके जो ऑडिटर्स हैं दे शुड बी प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट, राइट। और इंटरनल ऑडिटर जो है इंटीग्रिटी के साथ काम करें, ठीक है। दे शुड बी इंटीग्रेटेड, इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इंटरनल ऑडिटर का। तो एक तो मैंने आपको इंटीग्रिटी बताया, और दूसरा क्या है दोस्तों, इंटीग्रिटी के अलावा और क्या है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी भी उनके पास होना चाहिए। किनके पास? इंटरनल ऑडिटर के पास। तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो है आपको इंडिपेंडेंट एश्योरेंस देता है इंटरनल कंट्रोल पे, रिस्क मैनेजमेंट पे और गवर्नेंस सिस्टम पे। इंटरनल ऑडिट जो है इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होना, देखिए तीन चीज़ है, स्वतंत्र होना चाहिए और उनके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, जो हमारे ऑडिटर्स हैं वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हो और वो जो है इंटीग्रिटी के साथ काम करे। ये तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है। बैंकों के पास इंटरनल ऑडिट पॉलिसी होनी चाहिए जो कि एक इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट फंक्शन को प्रमोट करता है। जितने भी एक्टिविटीज़ है, जितने भी एंटिटीज़ है बैंक के, वो इस स्कोप में के अंदर फॉल करेंगे। इंटरनल ऑडिट जो है सारा रेगुलेटरी इंटरेस्ट के मैटर को कवर करेगा। बैंक के पास एक परमानेंट इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो कि ऑडिट कमेटी के द्वारा देखा जाना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। मतलब जितने भी इंटरनल ऑडिट फंक्शन है वो एक ऑडिट कमेटी के द्वारा देखा जाना चाहिए। जो ऑडिट कमेटी होती है दोस्तों वो सारे इंटरनल ऑडिट फंक्शन को देखती है। जो बोर्ड होती है वो इंटरनल ऑडिट फंक्शन को देखती है। उसके बाद जो हमारे इंटरनल ऑडिट के हेड होते हैं उनका जिम्मेवारी है कि वो इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स और इथिक्स से कॉम्प्लाइंस करें, यानी जो भी हमारा इंटरनल ऑडिट का इथिक्स है, जो भी हमारा स्टैंडर्ड्स है, उसे कॉम्प्लाई करने की जिम्मेवारी किसी है? हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट की है। अब दोस्तों इंटरनल ऑडिट का जो फंक्शन है वो इंटरनल ऑडिट क्या करेगा कि इंडिपेंडेंटली एसेस करेगा हमारे इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस को, हमारे इंटरनल कंट्रोल की एफिशिएंसी को, रिस्क मैनेजमेंट को और गवर्नेंस सिस्टम को। कौन करेगा एक्सेस? हमारा जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है। बोर्ड का अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को मेंटेन करे और इंटरनल ऑडिट फंक्शन को सपोर्ट करे। जो बोर्ड है वो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल है इंटरनल ऑडिट फंक्शन के लिए। मान लीजिए कि एक्सपर्ट आपने हायर कर लिया, लेकिन जिम्मेवारी किसकी है? बोर्ड की है। कि वो देखिए आप इस डायग्राम में भी देख रहे होंगे दोस्तों, इंटरनल ऑडिट जब भी आया है तो वो हमेशा बोर्ड पे गया। जो हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, आप देख सकते हैं, जो हमारा रिस्क एश्योरेंस है वो किसके पास गया है? बोर्ड के पास गया है, राइट। तो बोर्ड का अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, डायग्राम से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बोर्ड हैज़ द अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल ऑडिट फंक्शन? तो आंसर है बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल। दोस्तों इंटरनल ऑडिट का जो कंसिस्टेंट अप्रोच है ये सभी बैंकों की रिक्वायरमेंट है, और चाहे वो बैंकिंग ग्रुप के अंदर कोई बैंक हो या कोई होल्डिंग कंपनी हो, बैंक एक क्वालिटी एश्योरेंस को डेवलप करेगा, बैंक एक क्वालिटी एश्योरेंस को मेंटेन करेगा और इंटरनल ऑडिट फंक्शन में इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम लाएगा। दोस्तों यदि हम फ्रॉड रिस्क कंट्रोल की बात करें तो फ्रॉड के रिस्क को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो है फ्रॉड के कारण जो फाइनेंशियल लॉसेस आते हैं उसे प्रिवेंट कर सकें, राइट। तो फ्रॉड के कारण जो भी हमारे आर्थिक लॉस होते हैं दोस्तों, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉड रिस्क को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अब फ्रॉड को कैसे कंट्रोल किया जाए? तो इंटरनल ऑडिट ये इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो दोस्तों इंटरनल ऑडिट की जिम्मेवारी है, इंटरनल ऑडिट जिम्मेवार है किस चीज़ के लिए? कि हमारा जो एंटी फ्रॉड कंट्रोल है वो कितना एडिक्वेट है। यानी कि दोस्तों फ्रॉड को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो भी कंट्रोल्स हम लोग लगा रहे हैं वो कितना इफेक्टिव है, ये कौन बताएगा? आपको इंटरनल ऑडिट बताएगा। तो दोस्तों फ्रॉड पे जो रिस्क होता है उसे ऑडिट प्लान में इंक्लूड किया जाता है और प्रत्येक ऑडिट असाइनमेंट में इंक्लूड किया जाता है। दोस्तों यानी कि जब ऑडिट होती है, इंटरनल ऑडिट होती है, तो फ्रॉड भी देखा जाता है कि फ्रॉड कंट्रोल कितना इफेक्टिव है। जो हमारे हेड इंटरनल ऑडिट होते हैं वो क्या करते हैं कि फ्रॉड रिस्क के एक्सपोजर को पीरियोडिकली एसेस करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे हेड इंटरनल ऑडिट होते हैं दोस्तों वो पीरियोडिकली देखते हैं कि हाँ फ्रॉड रिस्क का जो एक्सपोजर है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कितना है। इंटरनल ऑडिट के पास सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए फ्रॉड के बारे में, ताकि जो रेड फ्लैग्स है उसे आइडेंटिफाई कर सकें, जो फ्रॉड के कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे समझ सकें, फ्रॉड के टेक्निक को समझ सकें, और दोस्तों फ्रॉड के जो इंडिकेटर्स हैं, फ्रॉड के जो कंट्रोल्स हैं उसे इवेल्युएट कर सकें। तो ये हमारा फ्रॉड रिस्क कंट्रोल का, आप देख सकते हैं दोस्तों फ्रॉड रिस्क कंट्रोल को प्रिवेंट करने में इंटरनल ऑडिट की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों। ये नाउ यू कैन सी दैट हाउ मच इफेक्टिव इज इंटरनल ऑडिट सो एज टू कंट्रोल द फ्रॉड रिस्क। ओके, सो दिस इज द पॉइंट इन दिस स्लाइड वी हैव डिस्कस फ्रॉड रिस्क कंट्रोल। नाउ दोस्तों जो हमारे इंटरनल ऑडिटर होते हैं वो फ्रॉड को तब तक इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे जब तक उनके पास स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज नहीं हो और एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। तो सबसे पहले उनके पास दे शुड हैव एक्सपर्टाइज, दैट मीन्स इंटरनल ऑडिटर शुड बी एक्सपर्टाइज, ओके, दे शुड हैव स्पेसिफिक एक्सपीरियंस, ओके। एंड क्यों ऐसा करना? क्योंकि दोस्तों यदि ऐसा नहीं होगा तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सिचुएशन राइज होता है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स जितने भी ऑडिट असाइनमेंट हैं उनके पास डॉक्यूमेंटेड ऑब्जेक्टिव होते हैं, स्कोप होते हैं, टाइमिंग होते हैं, रिसोर्स एलोकेशन होते हैं और सभी कुछ रिस्क बेस होते हैं। इंटरनल ऑडिट दोस्तों हेड हमारे जो इसको कौन सुपरवाइज करेगा, इंटरनल ऑडिट को सुपरवाइज कौन करेगा, तो हमारे जो इंटरनल ऑडिट के हेड होते हैं वो सुपरवाइज करेंगे ताकि ये इंश्योर कर सके कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो, क्वालिटी है वो एश्योर हो और स्टाफ जो है उनका डेवलपमेंट हो। कॉम्प्लायंस को मॉनिटर किया जाएगा, सस्टेन किया जाएगा और हमारे बोर्ड को या ECB को रिपोर्ट किया जाएगा। दोस्तों जो हमारे हाई रिस्क पेंडिंग है, हाई रिस्क है, मीडियम रिस्क पाराज हैं, उसे बोर्ड या ECB को रिपोर्ट किया जाएगा ताकि उस एरिया को हाईलाइट कर सके जहाँ पे रिस्क मिटिगेशन को अभी तक नहीं लिया गया है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लायंस को मॉनिटर करना, इंटरनल ऑडिट को सुपरवाइज कौन करेगा, हमारे इंटरनल ऑडिट के जो हेड है वो सुपरवाइज करेंगे। फ्रेंड्स आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारा रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट होता है उसका लिंकेज कैसा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन को देख पा रहे हैं, उसका लिंकेज सीनियर मैनेजमेंट के साथ है, उसका लिंकेज बोर्ड और ऑडिट कमेटी के साथ है। अब दोस्तों ये जो बोर्ड और ऑडिट कमेटी है एक्सटर्नल ऑडिटर से लिंक है, जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स है वो हमारे इंटरनल ऑडिट फंक्शन से रिलेटेड है। फिर देखिए सुपरवाइजर रिलेटेड है। सो किनका रिलेशन है इंटरनल ऑडिट के साथ, एक तो हमारे सीनियर मैनेजमेंट का, एक हमारे बोर्ड और ऑडिट कमेटी का और फिर एक है हमारे एक्सटर्नल ऑडिटर का और दूसरे हमारे सुपरवाइजर का। सो ऑल ऑफ देम आर रिलेटेड टू इंटरनल ऑडिट फंक्शन। तो यदि इंटरनल ऑडिट में कुछ रिस्क लेवल, अनएक्सेप्टेबल रिस्क लेवल को रिवील करता है तो जो हमारे जो इंटरनल ऑडिटर के सुपरवाइजर हैं वो डिस्कस करेंगे उस मैटर को सीनियर मैनेजमेंट के साथ और उसे बोर्ड और कमेटी तक एस्केलेट करेंगे। तो यदि कुछ इंटरनल ऑडिट में कुछ ऐसा अनएक्सेप्टेबल मतलब एक रिस्क लेवल होता है जिसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, यदि वैसा रिस्क दिखता है तो HIA के साथ डिस्कस होगा मैटर को और फिर सीनियर मैनेजमेंट तक के साथ डिस्कस होगा और जो हमारे ऑडिटर है वो डिस्कस करेंगे सीनियर मैनेजमेंट के साथ ये मैटर को और उसे चाहे तो एस्केलेट कर सकते हैं दोस्तों बोर्ड पे, कमेटी पे यदि ज़रूरी हो तो ऑडिट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उनकी जिम्मेवारी है ये इंश्योर करना कि जो भी इंटरनल ऑडिट फंक्शन है वो प्रॉपरली पोजीशन है, क्योंकि सबसे बार मैं कर रहा हूँ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सही जिम्मेवारी है प्रॉपरली पोजीशन हो, स्टाफ हो, रिसोर्सेज हो, ताकि अपने ड्यूटीज़ को स्वतंत्र रूप से ऑब्जेक्टिवली और इफेक्टिवली कैरी आउट कर सके। बोर्ड जो है अपने इंटरनल ऑडिट फंक्शन के इंडिपेंडेंस को प्रमोट करेगा, रेस्पेक्ट करेगा, इंश्योर करते हुए कि जो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट है वो बोर्ड को प्रोवाइड किया जाए या इसकी ऑडिट कमेटी को प्रोवाइड किया जाए और विदाउट इन मैनेजमेंट फिल्टरिंग। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड इस बात के ध्यान रखिएगा कि जो भी इंटरनल ऑडिट कमेटी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट जो उन्हें दे रही है उसमें कोई फ़िल्टर नहीं हो, राइट, मैनेजमेंट का कोई फिल्टरिंग नहीं हो और जो भी इंटरनल ऑडिटर्स हैं उनका डायरेक्ट एक्सेस होगा बोर्ड का और बोर्ड की ऑडिट कमेटी का। जो बोर्ड है वो पावर को डेलीगेट करता है, ठीक है, इंटरनल ऑडिट को कंडक्ट करने के लिए। तो बोर्ड अपने पावर को डेलीगेट करेगा, किसे डेलीगेट करेगा, तो जो इंटरनल ऑडिटर्स हैं उन्हें, ताकि वो इंटरनल ऑडिट को कंडक्ट करें, पॉलिसी को रिव्यू करे, प्रोसेस को रिव्यू करे, सिस्टम को रिव्यू करे और ऑडिट कमेटी को कंट्रोल करे। दोस्तों ऑडिट कमेटी जो होता है, जो बोर्ड लेवल पे जो ऑडिट कमेटी होती है दोस्तों, उसको चेयर किया जाता है एक ऐसे आदमी के द्वारा जो कि स्वतंत्र होता है और दोस्तों बोर्ड का चेयरमैन नहीं होता है और उसके अंदर वैसे मेंबर्स आते हैं जिनको एक्सपीरियंस होता है ऑडिट प्रैक्टिसेस में, फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग में और अकाउंटिंग में। सो हमारे जो बोर्ड लेवल पे जो ऑडिट कमेटी होते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ऑडिट कमेटी होते हैं इसके जो चेयरमैन है ऐसे आदमी होते हैं जो कि बोर्ड के चेयरमैन नहीं हो। दूसरी बात कि ये जो ऑडिट कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं उनको एक्सपर्ट्स होते हैं, किस चीज़ में एक्सपर्ट्स होते हैं, ऑडिट प्रैक्टिस में। उसके बाद दोस्तों दे आर एक्सपर्ट्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड दे आर एक्सपर्ट्स इन अकाउंटिंग। दोस्तों ये जो ऑडिट कमेटी होती है बोर्ड लेवल पे, इसकी जिम्मेवारी होती है कि पॉलिसी को फ्रेम किया जाए। वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ऑडिट कमेटी का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो ऑडिट कमेटी की जिम्मेवारी होती है कि पॉलिसी को फ्रेम किया जाए इंटरनल ऑडिट पे। इंटरनल ऑडिट के रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ है उसको फ्रेम करने की जिम्मेवारी किसकी, ऑडिट कमेटी की। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे पॉलिसी बनाने की जिम्मेवारी है ऑडिट कमेटी की। जो भी हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस है उसको देखभाल करने की जिम्मेवारी ऑडिट कमेटी की। फिर दोस्तों अपॉइंटमेंट का रिकमेंड करना, फॉर्मुलेट करना, ये भी ऑडिट कमेटी की जिम्मेवारी है। रिमनरेशन, जो हमारे एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं उसका डिसमिसल करना। दो तरह के ऑडिटर होते हैं, एक इंटरनल होते हैं, एक एक्सटर्नल होते हैं। तो जो हमारे एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं उसे डिसमिस करना, ये भी जिम्मेवारी है हमारी ऑडिट कमेटी की। फिर दोस्तों ऑडिट के स्कोप को रिव्यू करना, ऑडिट के स्कोप को अप्रूव करना और दोस्तों जो हमारा अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है उसके एस्टेब्लिशमेंट को देखना। ऑल दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर विद द ऑडिट कमिटीज़। ऑडिट कमिटीज़ दोस्तों
हमारा जो की ऑडिट रिपोर्ट होता है उसे रिसीव करेगा। यानी जो की ऑडिट का जो रिपोर्ट है, मतलब ऑडिट का जो रिपोर्ट है वो किसके पास मिलेगा, ऑडिट कमेटी के पास मिलेगा। और इंश्योर करेगा कि जो कॉर्पोरेट ऑफिस में सीनियर मैनेजमेंट है और जो ऑफिशियल जो ब्रांचेज में काम कर रहे हैं या दूसरे ऑफिस में जो काम कर रहे हैं ऑफिशियल, उनके वो करेक्टिव एक्शन लें टाइमली मैनर में, ताकि ये जो कंट्रोल का वीकनेस है, जो कंप्लायंस का जो